मानव अधिकार से संबंधित अगला विषय वह है भारत में मानव अधिकार की स्थिति एवं योगदान। विश्व स्तर पर क्या हो रहा है इसको हमने जाना। यद्यपि विश्व के विभिन्न देशों में बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, राजनेताओं और अन्य व्यक्तियों के द्वारा इस दिशा में कार्य करने हेतु ये लोग मानव अधिकारों की रक्षा हेतु जनमत तैयार तो कर रहे हैं, जागरूकता पैदा तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ को भी संपूर्ण विश्व में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना होगा जिससे मानव अधिकारों को वैधानिक मान्यता मिले, जिसकी अभी कमी है। तो वैधानिक मान्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अहमियत से नकारा नहीं जा सकता। विश्व मंच पर या वैश्विक स्तर पर भारत में इसकी क्या स्थिति है? मानव अधिकार की रक्षा और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए सरकारी गैर सरकारी दोनों स्तर पे बड़ा काम हो रहा है। वे क्या काम है, एक मूल्यांकन थोड़ा करें, एक नज़र डालें। पहला बिंदु, भारत मानव अधिकारों के विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और महासभा के अधिवेशन में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ इसका तालमेल अच्छा बना है मानव अधिकारों के मुद्दों पर। दूसरा, भारत अब ऐसी अनेक संधियों में शामिल हो गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का इन्वॉल्वमेंट है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे महिलाओं के राजनीतिक अधिकार विषयक प्रसंविदा, महिलाओं के अधिकार संबंधी, ये भी मानवाधिकार का ही एक क्षेत्र है, दायरा है। दूसरा, बच्चों, साथ ही बच्चों के अधिकार आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रसंविदा पर भी भारत ने अपनी सहमति दी है और उसका एक हिस्सा बना है। तीसरा, भारत के जो प्रमुख व्यक्ति, जो प्रसिद्ध लोग हैं, नामचीन लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने महारत हासिल की है इस विषयों में, उन्हें संबंधित संस्थाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है और बहुत से लोगों ने अपनी इस दी गई भूमिका को बखूबी निभाया भी है। जैसे मानवाधिकार आयोग की ही बात करें, मानवाधिकार समिति की, तो श्री PN भगवती, ये बहुत प्रसिद्ध नाम रहा है भारत के संदर्भ में मानवाधिकार को लेकर, PN भगवती। इसके अलावा निरंकुश नज़रबंदी कार्यकारी दल जो गठित किया गया था, इसमें श्री कपिल सिब्बल का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बहुत अहम भूमिका रही है। और ऐसे भी अन्य बहुत कई व्यक्ति हैं जिन्होंने समय समय पर मानवाधिकार के मुद्दों पर भारत में अब बहुत सशक्त काम किया है। अगला बिंदु, भारतीय संसद ने राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया। 1993 में इस अधिनियम के तहत उसने भारतीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। भारतीय मानव अधिकार आयोग अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो NHRC के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। अपने संक्षिप्त रूप में वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आप याद रखेंगे NHRC मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जिसका गठन 1993 के प्रावधान के तहत हुआ है, अधिनियम के तहत हुआ। इसके अलावा जहाँ एक राष्ट्रीय अधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग, वहीं क्षेत्रीय स्तर पर भी कुछ राज्यों में इसकी स्थापना हुई है, जिसने मानव अधिकार के मुद्दों को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने में मदद की है, जागरूकता जगाने में मदद की है।
इनमें से जैसे कुछ राज्य का नाम लें तो बंगाल है, पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, मणिपुर, केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर आदि आदि ऐसी जगहों के नाम, ऐसे राज्यों के नाम मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय स्तर पर उसके साथ जुड़े हुए हैं। जिस अधिनियम के तहत मानव अधिकार आयोग की भारत में स्थापना हुई, उसी की धारा 30 में मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी अपराधों की शीघ्र सुनवाई करवाने के लिए मानव अधिकार न्यायालय स्थापित किए गए हैं। अर्थात आयोग और संबंधित न्यायालय दोनों की स्थापना एक साथ होती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इस पर जो देश में बढ़ता हुआ विश्वास है वो कई बातों से परिलक्षित होता है। ये स्पष्ट है कि दिनों दिन लोगों का विश्वास मानवाधिकार आयोग की सक्षमता पर बढ़ा है और इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्थापना के पहले 6 महीने में इसे 500 के अंतर्गत 500 के अंदर शिकायतें मिली थी, 496 टू बी प्रिसाइज, जबकि अप्रैल 98 से मार्च 99 के एक वर्ष के काल में इसे 40,000 से ज़्यादा शिकायतें मिली। ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लोगों की नज़र में एक विश्वसनीय संस्था है अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए और न्याय पाने के लिए। वास्तव में यहाँ मानवाधिकारों को संरक्षण और बढ़ावा देने के उपाय पहले से ही कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। संवैधानिक प्रावधानों के तहत भी इन मानवाधिकारों को मजबूत स्थिति प्रदान की गई है। उन्हें सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, इसके तौर पर चल रहे संघर्ष से ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। अर्थात हमने जो मानव अधिकार हमारे संवैधानिक ढांचे में दिए हैं संविधान निर्माताओं ने, उसके पीछे जहां मूल कारण था आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, निर्धनता को कम करने का प्रयास करने के उद्देश्य से, सामाजिक न्याय लाना, समानता को लाने के उद्देश्य से, एक तरीके से संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से ही हम पहले से ही मानवाधिकारों के प्रति सजग रहे हैं और इतने सजग कि हमने संवैधानिक प्रावधान इसके लिए किए हुए हैं। मानवाधिकार की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं, इसके अलावा गैर सरकारी संगठन भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, बहुत ज़्यादा इसमें अपना योगदान कर रहे हैं, जिन्हें हम NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। गैर सरकारी संगठनों की यदि बात करें तो जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का जिक्र मैंने किया था, उसी प्रकार देश के अंदर PUCL अर्थात पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये बहुत अहम काम कर रही है। PUCL के जो पद संभाले हुए हैं, जो लोग इसमें एक्टिव हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मानवाधिकार के मामले को लेकर बखूबी निभाई है और कई बार ऐसा आरोप भी लग जाता है कि शायद ये एक्टिविज़म की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पॉपुलिस्ट स्टेप ज़्यादा ले रहे हैं। इसके अलावा दूसरी संस्था है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, PUDR, बहुत महत्वपूर्ण संस्था हैं। ये दोनों NGOs भारत में सरकार के अलावा मानवाधिकार के मुद्दे में बहुत काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 93 में होता है। इसका ढांचा क्या है, इसे प्रभावी कैसे बनाया गया है और इसकी रूपरेखा क्या है, थोड़ा इसको जानें। पहला, स्थापना 1993 में। दूसरा, इसमें 8 सदस्य होते हैं। इन 8 में से एक अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष धन 7 सदस्य। इसके अध्यक्ष पद पर सामान्यतया
सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किए जाने का प्रावधान है और यह प्रथा अबाध गति से चली आ रही है। वे न्यायाधीश जो इस क्षेत्र में प्रतिष्ठा रखते हैं, इतने ऊंचे ओहदे पर काम करते हुए लोगों को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है, सदस्य बनाया जाता है। जो 7 दूसरे सदस्य हैं वे किस क्षेत्र से आते हैं? एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, अर्थात अध्यक्ष के अलावा। दूसरा, 2 सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें मानवाधिकारों के विषय में पर्याप्त ज्ञान है और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। मानवाधिकार से लगातार बड़े लंबे काल तक वे जुड़े हुए हैं, उन्हें सदस्य बनाया जाता है। और 3 अन्य पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य का अर्थ ये, वे किसी अन्य पद पर नियुक्त किए जाते हैं और उस पद में जो भी नियुक्त किया जाएगा वह मानवाधिकार आयोग का सदस्य होगा। तो ऐसे कौन से 3 पद हैं जिसके अधिकारी यहाँ अपने आप स्वयमेव सदस्य बन जाते हैं मानवाधिकार आयोग के? पहला, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा वह ऑटोमेटिकली स्वयमेव वह इसका सदस्य माना जाएगा, इसीलिए ऐसे पद को पदेन कहा जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष, वह भी पदेन सदस्य है मानवाधिकार आयोग का। मूल रूप से वो अध्यक्ष है और चूंकि वो अध्यक्ष है इसलिए मानवाधिकार आयोग का सदस्य वह स्वयमेव बन जाता है। और तीसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। तो इस प्रकार ये तीनों जो अध्यक्ष हैं ये 3 नामजद सदस्य नहीं होते, ये पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार के प्रथम अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्रा थे। श्री रंगनाथ मिश्रा एक बहुत प्रसिद्ध नाम है इस क्षेत्र में, मात्र न्याय के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि मानवाधिकार के क्षेत्र में भी। जैसे श्री PN भगवती और कपिल सिब्बल का नाम आता है, ऐसे श्री रंगनाथ मिश्र का नाम भी इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार मिश्रा हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यालय, मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। अब इसके कार्य क्या हैं? मानवाधिकार आयोग क्या कार्य करता है? वैसे तो हमें काफ़ी कुछ समझ हो गई है, पर एक तरीके से इसकी हम यदि जॉब प्रोफाइल देखें, काम का दायरा देखें तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। पहला, आयोग न्यायालय के अनुमोदन से न्यायालय में चल रहे मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित किसी भी मामले की कार्रवाई में हस्तक्षेप कर सकता है। अर्थात इसे हस्तक्षेप करने का अधिकार है बशर्ते न्यायालय अनुमोदित करे। दूसरा, आयोग भारत के किसी भी राज्य में स्थित जेल या किसी संस्था के मायने हैं ऐसी संस्थाएं जो व्यक्तियों को सुधारने के लिए सुधार गृह के रूप में जो काम करती हैं, या हॉस्पिटल्स वगैरह हैं जहां बचाने और इलाज के लिए लोग जाते हैं, ऐसी संस्थाओं में, सुधार गृहों में और अस्पताल आदि में, कुल मिलाकर जहां पर परवरिश के नाम पर लोग रहते हैं, वहाँ की स्थिति का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने का अधिकार है, अवलोकन करने का अधिकार है और व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करने के बाद वे सुझाव देने के लिए सक्षम हैं। मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा, संविधान द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून द्वारा प्रदान किए गए रक्षा उपाय। भारत में मूल अधिकार मिले हुए हैं, 6 मूल अधिकार सभी नागरिकों को हैं। ये मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं
ये कानून कितने सक्षम रूप से काम कर रहे हैं, इसकी जांच करने का अधिकार मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को है। रक्षा उपायों की जांच, किनके रक्षा उपायों की जांच? ऐसे कानूनों की जो मूल अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं, उसके लिए बनाए गए हैं। साथ ही साथ उनका काम ये भी है कि जो कानून बनाए गए हैं मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, इन्हें कैसे प्रभावशील बनाया जाए, इन्हें कैसे प्रभावशील ढंग से लागू किया जाए, इस पर कार्रवाई करने का सुझाव भी ये देते हैं। चौथा, मानवाधिकार उल्लंघन या हनन, इस संबंध में यदि कोई शिकायत आती है तो उन शिकायतों की जांच करने का अधिकार। जैसा मैंने बताया कि एक विशिष्ट वर्ष में करीब 40,000 शिकायतें उनके पास आईं। जरूरी नहीं है कि 40,000 शिकायतें उनके द्वारा सुनी जा सकी हों, उनका निराकरण किया जा सका हो, या इन शिकायतों में सभी में सच्चाई हो, लेकिन निश्चित रूप से बहुत सी शिकायतों में सच्चाई रही होगी और उसकी जांच हुई होगी। तो इसलिए इस तरह का मानवाधिकार का यदि उल्लंघन सरकारी अधिकारियों द्वारा, कार्यपालिका द्वारा, पुलिस द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, नागरिकों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, मूलभूत अधिकारों से, तो ऐसी स्थिति में उसकी जांच करने का अधिकार और उस पर त्वरित कार्रवाई के अनुमोदन का अधिकार मानवाधिकार आयोग को है। पांचवा, मानवाधिकार संबंधी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, जागरूकता के लिए, नैतिकता के लिए। शिक्षा, मानवाधिकार की शिक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है और बहुत अहम महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जितनी जागरूकता आएगी मानव अधिकारों को लेकर, उतना ही हम सुनिश्चित करेंगे कि हम अपने अधिकारों का समुचित उपयोग कर रहे हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। किसी को भी अपने अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करने दे रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि मानव अधिकार से संबंधित शिक्षा को प्रोत्साहन मिले और इसमें मानव अधिकार आयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही इन अधिकारों के रक्षा उपायों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर रहा है। उसके बाद अगला है गैर सरकारी संगठन जो मानव अधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अन्य ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना जो मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अगला बिंदु है गैर अधिकारी संगठनों, जिसे एनजीओ कहते हैं, जो मानव अधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे हों, जिसमें उनकी विशिष्टता मानव अधिकार का क्षेत्र है और उससे जुड़ी हुई संस्थाएं, मानव अधिकार से संबंधित संस्थाओं, इनको प्रोत्साहन देने का काम भी मानव अधिकार आयोग करता है, क्योंकि उसकी पहुंच सब जगह नहीं हो सकती, जो उनकी एक सीमा है। लेकिन जो एनजीओज हैं ये अंदरूनी इलाकों तक जा सकते हैं, फैल सकते हैं और उसके लिए ये इनमें कौशल है, ये पारंगत हैं। मानव अधिकार आयोग भारत में उन कार्यों और तथ्यों की जांच भी करने का अधिकार रखता है जो मानवाधिकारों के उपयोग में बाधक हैं। यदि उसे जानकारी मिलती है कि कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ कार्य ऐसे हो रहे हैं जो मानवाधिकार के उपयोग का में बाधक हैं या अवहेलना कर रहे हैं, तो इन बाधक तत्वों की जांच करना और उन्हें दूर करने के उपाय बताना, ये मानवाधिकार आयोग के दायरे में आता है, कार्यक्षेत्र में आता है। आठवां बिंदु, मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून या किसी भी संधि को भारत में क्रियान्वित करने परामर्श देना। जैसा मैंने पूर्व में बताया, भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों में अपनी सहमति दी है जो मानवाधिकार से जुड़ी हुई हैं।
तो संधियों के मुद्दों को सही रूप में लागू करने के लिए हम ऐसी स्थिति में बाध्य हैं। यदि किसी तरह की अड़चनें हों तो मानवाधिकार आयोग उसमें परामर्श देता है कि कैसे इन संधियों को भारत में उपयुक्त तरीके से क्रियान्वित किया जाए। और अंतिम है जो इसके कार्यक्षेत्र में हम गिन सकते हैं, वह है मानवाधिकार की उन्नति विकास के लिए सतत प्रयासरत रहना, अर्थात वो सब कुछ करना जो मानवाधिकार को बढ़ावा दे, जो विकास को बढ़ावा दे, मानव विकास को बढ़ावा दे, उसके लिए समग्र प्रयास करने का अधिकार इसको है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निष्पक्ष होकर मानवाधिकार हनन से संबंधित सभी शिकायतों की जांच करते रहा है, उसमें अग्रणी रहा है। और जैसा मैंने कहा कि इतना वह एक्टिव रहा है कि कभी कभी उस पर ये आरोप लग जाता है कि जाने अनजाने में वह ज़रूरत से ज़्यादा इन मुद्दों को उछाल रहा है जो गैर वाजिब है। किंतु आयोग कुछ ऐसी भी शिकायतें होती हैं जिन पर विचार नहीं कर सकता, और उसको बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे कौन से मामले हैं जो आयोग की कार्यसीमा से बाहर हैं। पहला, आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर की शिकायतें, अर्थात जो मैंने ऊपर बिंदु बताया आपको, उसके बाहर से संबंधित कोई शिकायतें हों तो उस पर वो ध्यान नहीं देगा। दूसरा, यदि कोई शिकायत अस्पष्ट है, अधूरी है, उसका उद्देश्य, उसका मूल स्पष्ट नहीं हो रहा है तो उस पर भी ध्यान न देना। तीसरा, नौकरी संबंधी शिकायतें। चौथा, न्यायाधीन मामलों से संबंधित शिकायतें। इन पर वो तभी ध्यान देगा जब माननीय न्यायालय उनसे एक तरीके से हस्तक्षेप नहीं कहना चाहिए, अवलोकन करने की उनसे आग्रह करे। और अंतिम है, साल भर से अधिक समय से पहले कुछ बात घटित हुई हो जिसकी शिकायतकर्ता 1 वर्ष बाद या उससे ज़्यादा के काल के बाद कर रहा है तो उस पर भी मानवाधिकार आयोग ध्यान नहीं देता, उन शिकायतों को वह उन पर विचार नहीं करता। चौथा मुद्दा जो है वह शिक्षा से संबंधित है। क्या है शिक्षा संबंधी मामला? आज के समय में शिक्षा को सब लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बढ़ती जनसंख्या और शिक्षा पे घटता व्यय, तुलनात्मक दृष्टि से हथियारों पर व्यय बहुत बढ़ा है, रक्षा संबंधी मामलों पर व्यय बहुत बढ़ा है, जिसके बहुत से कारण हैं, पर इसका परिणाम ये हुआ कि शिक्षा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और शिक्षा पर व्यय बहुत कम होता जा रहा है, इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। वास्तव में गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम गरीब नहीं हैं तो निश्चित रूप से हम शिक्षित होंगे, और शिक्षित हैं, गरीब नहीं हैं, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के मामले में भी हम सजग रहेंगे। लेकिन यदि इनमें से कोई सी भी एक चीज़ हमारे पास नहीं है तो फिर हम, और मूल रूप से यदि शिक्षा नहीं है तो फिर स्वास्थ्य और गरीबी, ये दोनों निश्चित रूप से मुंह बाएं सामने खड़ी रहेगी समस्या के रूप में। उदाहरण के लिए, गरीब व्यक्ति न तो शिक्षित हो पाता है और न ही बीमारी के समय अपना इलाज करवा पाता है, इसलिए स्वास्थ्य भी खराब रहता है। इसी तरह एक अशिक्षित व्यक्ति को न उचित रोजगार मिलेगा और न ही अपने स्वास्थ्य को देख पाएगा, तो इस प्रकार वह निर्धन ही बना रहेगा। विश्व के जो अधिकांश देशों में, खासकर विकासशील देश जिनकी संख्या 100 से ज़्यादा है, इनमें बहुत अधिक निरक्षरता है और इसीलिए इन देशों में निर्धनता और स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत गहरी बनी हुई है। अशिक्षित व्यक्ति चालाक लोगों की बातों में आकर गलत कार्य करने लगते हैं और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के एक बहुत महत्वपूर्ण अभिकरण, इसने विश्व स्तर पर
शिक्षा के प्रसार प्रचार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, और वह अभिकरण है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हम में से बहुत लोग संभव है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में उतना न जानते हों जितना यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को जो शब्द है वह UNESCO जो एब्रीविएटेड अक्षर हैं उससे जोड़कर एक सिंगल शब्द बना है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को एक्रोनिम कहा जाता है। एक्रोनिम। तो इस प्रकार यूनेस्को, इसने विश्व स्तर पर शिक्षा के लिए वर्षों से बहुत प्रयास किया है, सार्थक प्रयास किया है, और इसके परिणाम भी दिखते हैं। यूनेस्को का जो संविधान है उसका पहला वाक्य है, क्योंकि युद्ध दिमाग में पैदा होता है इसलिए शांति के बीज सुरक्षित रखने के लिए आधारशिला भी मानव दिमाग में बनाई जानी चाहिए। There can never be a good war and a bad peace. There can never be a good war and a bad peace. उसी तारतम्य में यूनेस्को की जो प्रेरणा वाक्य है वह कहता है कि The war begins in the minds of men. War begins in the minds of men. So it is in the minds of men that seeds of peace must be sowed. SOWED. लड़ाइयाँ आदमी के दिमाग में पैदा होती हैं और इसलिए शांति के बीज आदमी के दिमाग में बोने की जरूरत है। इसकी आधारशिला मानव दिमाग में लगाई जानी चाहिए, अर्थात लोगों को शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आधार पर जागरूक करने की जरूरत है। शैक्षणिक शिक्षा देना, वैज्ञानिक तर्क संगत लॉजिकल तरीके से बात करने की क्षमता बढ़ाना, और सांस्कृतिक अर्थात अपने समाज, अपनी परंपराओं से जुड़ने के लिए प्रेरित करना, उसे जागरूक करना, उसे शिक्षित बनाना, ये इस यूनेस्को संस्था का बहुत अहम काम है। और इसके पीछे मकसद ये है कि ऐसा करने से वे लोग गलत कार्यों की ओर, गलत दिशा में नहीं बढ़ेंगे। और गलत दिशा के मायने हैं हमारे इस अध्याय के संदर्भ में आतंकवाद जैसी गतिविधियों की ओर नहीं जाएंगे, मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे, आदि आदि। अगला अहम मुद्दा है गरीबी, निर्धनता। वैश्विक गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यद्यपि गरीबी पूरे देश में, पूरे विश्व में है, परंतु विकासशील और नव स्वतंत्र जिसे नियो फ्री कंट्रीज कहेंगे, यहाँ पर बहुत खतरनाक स्थिति है। दरिद्रता की चरम सीमा इन देशों में देखी जा सकती है जो अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं, मूल विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में। अधिकांश विकासशील देशों में खाद्यान्न की समस्या है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ता है, भूखमरी अलग होती है और अंडर नरिश्ड होते हैं। जी तो रहे हैं लेकिन जीवन तो चल रहा है, लेकिन सब अंडर नरिश्ड हैं, कृशकाय हैं, गरीबी की अवस्था में जीवन यापन करने के लिए विवश हैं, और ऐसी गरीबी जो अपनी पराकाष्ठा पर है। आज की यदि बात करें तो लगभग 1.25 बिलियन लोगों को प्रतिदिन केवल $1 से ही गुजारा करना पड़ता है, यदि हम डॉलर की बात करें तो। और $1 के आज की तारीख में मायने हैं करीब 70-75 रुपए। इतने रुपए में
एक व्यक्ति को अपना गुजारा करना, प्रतिदिन सुनिश्चित करना, अपने लिए ऐसे जीवन बिताने सुनिश्चित करना जिसे एक मानवीय जीवन कहा जाए, संभव नहीं हो। वह तो 2 रोटी के लिए, 2 जून की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ये जो आंकड़ा है ये बड़ा भयावह है, क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। अमीर देश या अमीर व्यक्ति दुनिया के वे और अमीर होते जा रहे हैं, और उनके अमीर होने, बढ़ते हुए अमीरी के पीछे कहाँ का धन है? इन्हीं निर्धन लोगों का धन जो उनके पास जा रहा है, और इस प्रकार निर्धनता भी बढ़ती चली जा रही है। ये जो आंकड़ा बताया, इसमें विश्व की गरीबी की बहुत भयंकर स्थिति का आप अंदाज लगा सकते हैं। गरीबी के कारण विकासशील देशों के लोगों को कुपोषण की समस्या है, अंडर नरिश जिसे मैंने कहा, भूखमरी की समस्या है, महामारी की समस्या है, और कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं एक साइकिल की तरह, साइक्लिक रूप में वहाँ होती रहती हैं, जिसमें हजारों लाखों लोग मौत के उसमें घाट चले जाते हैं। गरीबी के कारण लोगों में असुरक्षा भी है, और इस असुरक्षा के मद्देनज़र 2 जून की रोटी को सुनिश्चित करने के लिए ये लोग गलत कार्यों की ओर बढ़ जाते हैं। और इसीलिए इन देशों में हम इस तरह के अपराधों की बहुलता पाते हैं। इन अपराधों के पीछे निर्धनता है, अशिक्षा है, और स्वास्थ्य की बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो निर्धन हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार की अपेक्षा कतई नहीं की जा सकती। अगला मुद्दा है समस्या का स्वास्थ्य का। जैसे वैश्विक गरीबी और शिक्षा का जो दृश्य है वह बड़ा निराशाजनक है, स्वास्थ्य के मामले में भी कोई हम उत्साहवर्धक स्थिति नहीं है, क्योंकि इसका संबंध निर्धनता से है, शिक्षा से है। विश्व के अधिकतर देश, मूल रूप से विकासशील देशों में ये समस्या बहुत गहरी पैठ हुई है। आर्थिक संपन्नता, बढ़ती आर्थिक संपन्नता और वैज्ञानिक उन्नति एक ओर हो रही है, नए स्वास्थ्य संबंधी सुधार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अधिकांश लोग इस मामले में समस्याओं से ग्रसित हैं, क्योंकि ये जो सुधार है, ये जो वैज्ञानिक उन्नति है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये जो आर्थिक संपन्नता है, ये कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। उदाहरण के लिए पिछले कुछ वर्षों में 20 मिलियन लोगों की मृत्यु ऐसी बीमारियों से हुई जिनका इलाज संभव था। 20 मिलियन लोग केवल इसलिए मारे गए क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं था जिससे अपना इलाज कर सकें, जबकि वे बीमारियां मामूली थीं। इससे स्पष्ट है कि आर्थिक संपन्नता और चिकित्सा तथा वैज्ञानिक जो उन्नति है उसका फायदा विश्व की अधिकतम जनता को नहीं मिल रहा है। इसका फायदा केवल विकसित देशों को, संपन्न देशों को, और वहाँ भी कुछ थोड़े लोगों को पहुँच रहा है, जबकि आज भी विकासशील देशों के लोग चेचक से, हैजा जैसी बीमारी से, प्लेग से और एड्स से मर रहे हैं बड़ी संख्या में। HIV एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स जिसे हम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं, ऐसी महामारियां अप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में फैल रही है। कोरोना की यदि हम बात करें तो आपको सच्चाई बड़ी स्पष्ट रूप से मालूम है, किस तरीके से इसने लाखों लोगों को सुला दिया, मृत्यु दिला दी, ये जग जाहिर है। कहा तो ऐसा भी जाता है कि यूरोप में जो ब्यूबॉनिक प्लेग हुआ था 14वीं-15वीं शताब्दी में, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, उस प्लेग के पीछे पर्यटन और व्यापार एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि
अमेरिका के क्षेत्र से बहुत से जहाज यूरोप की तरफ व्यापार के संबंध में आते थे, तो उनके साथ चूहे भी चले आते थे और इस प्रकार उस क्षेत्र से चूहों का आना यूरोपीय धरती पर प्रारंभ हुआ और जिसने बाद में ब्यूबोनिक प्लेग का रूप ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये बीमारियां होती हैं उसके मूल में लोगों का अप्रवास है, पलायन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपने स्थायी निवास बड़े स्तर पर बदलना। दूसरा व्यवसाय है, तीसरा पर्यटन है और चौथा सैन्य अभियान है। सैन्य अभियान के मायने हैं जब युद्ध होते हैं तो लाखों की संख्या में फौज एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है और सभी तरह की परिस्थितियों से गुजरते हुए जब वो जाते हैं तो बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह की महामारियां जिनका जो मानव निर्मित हैं और इस तरह की महामारियां जिसका इलाज, इस तरह की बीमारियां जिसका इलाज संभव था, इसके कारण आज विश्व की एक बहुत बड़ी जनसंख्या हर वर्ष समाप्त हो जाती है। एबोला वायरस जिसका आपने नाम सुना होगा, कुछ वर्ष पहले आया था। हैंटा वायरस, हेपेटाइटिस, ऐसी कुछ बीमारियां और फिर कोरोना, ये कुछ नई बीमारियां उभरी हैं, नई तरह की बीमारियां सामने आई हैं, परंतु इनका तो इलाज नहीं हो पा रहा है या इनके इलाज में अभी तक पूरी तरह सफलता नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में मौत का होना, लोगों का मौत के उसमें जाना, ये तो फिर भी थोड़ा समझ में आता है, लेकिन लाखों लोगों का मृत्यु के मुंह में केवल इसलिए समा जाना कि वे निर्धन हैं या उनके सामने स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं हैं, ये बहुत गैर जायज़ मालूम होता है। विकासशील देशों के बच्चों की बात करें तो इनकी अथमय मृत्यु एक बड़ी सामान्य चीज़ है। कुपोषण के शिकार से जन्म लेने के बाद बहुत से बच्चे मर जाते हैं। इन्हें स्वच्छ पानी नहीं मिलता, उचित सहायता नहीं मिलती, चिकित्सा सहायता, साफ वातावरण नहीं मिलता और इस सब का परिणाम क्या? नकारात्मक प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के नकारात्मक प्रभाव के परिणाम स्वरूप ये लोग एक अंडर नरिश्ड जनरेशन सामने आता है और फिर ये लोग गलत कार्यों की ओर बढ़ते हैं।